दोस्तों, आज हम आपको हाल ही में रिलीज हुई फिल्म अग्नि की कहानी एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो यकीनन आपको बेहद पसंद आएगी। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है मुंबई के सबसे बड़े फायर स्टेशन से, जहां के चीफ विट्ठल है। यहाँ सभी फायर फाइटर्स एक परिवार की तरह रहते हैं। एक रात शहर के एक रेस्टोरेंट में आग लग जाती है। उस वक्त पुनीत, जो एक फायर फाइटर है, विट्ठल की पत्नी रुक्मणी को कॉल करके पूछता है कि विट्ठल सर कहाँ हैं। रुक्मणी बताती है कि वो किसी काम से बाहर गए हैं। ऐसे में फायर फाइटर्स की टीम विट्ठल सर के बिना ही आग बुझाने के लिए निकल पड़ती है। दूसरी तरफ विट्ठल अपने जूनियर जैस के साथ बाइक पर घर लौट रहा होता है। दोनों ने काफी शराब पी रखी होती है। तभी एक पुलिस वाला उनकी बाइक रोकता है और ड्राइविंग लाइसेंस दिखाने को कहता है। विट्ठल अपना लाइसेंस दिखाता है, लेकिन पुलिस वाला कहता है कि उसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी है, इसलिए उसे जुर्माना भरना होगा। इसी दौरान विट्ठल की नजर फायर फाइटर्स की गाड़ी पर पड़ती है। गाड़ी देखकर वह समझ जाता है कि टीम आग बुझाने जा रही है। बिना पुलिस वाले के इजाजत के विट्ठल बाइक लेकर वहां से निकल जाता है। वह और जैस जल्दी से उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं जहां आग लगी होती है। विट्ठल अपनी टीम के साथ मिलकर आग बुझाने की कोशिश करता है। वहां काफी लोग फंसे होते हैं, लेकिन विट्ठल एक एक करके सभी को सुरक्षित बाहर निकालता है। आखिरकार टीम मिलकर आग पर काबू पा लेती है। घर लौटने पर विट्ठल अपने बेटे राजू से मिलता है और उसे बताता है कि उसने कैसे आग से लोगों की जान बचाई। लेकिन यहाँ पता चलता है कि राजू अपने मामा समित को ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि समित एक पुलिस ऑफिसर है और राजू बड़ा होकर पुलिस वाला बनना चाहता है। जब विट्ठल घर में आराम कर रहा होता है, तब रुक्मणी उसे बताती है कि समित ने नया घर खरीद लिया है। इस पर विट्ठल ताना मारता है कि पुलिस वाले जनता को लूटकर अपने लिए घर बनाते हैं। दरअसल विट्ठल और समित के बीच अक्सर खटपट रहती है। रुक्मणी विट्ठल की नजर उतारती है, क्योंकि फायर फाइटर्स की नौकरी में हर वक्त खतरा बना रहता है। अगले दिन विट्ठल फायर स्टेशन पर सभी से कहता है कि उसे रेस्टोरेंट में लगी आग की पूरी रिपोर्ट चाहिए, क्योंकि उसे पुलिस की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है। इसके बाद कहानी में हम रघु नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो सड़क पर मास्क बेच रहा होता है। तभी सिग्नल पर शिव नाम के एक प्रभावशाली व्यक्ति की गाड़ी रुकती है और रघु उन्हें अपना मास्क दिखाने की कोशिश करता है। अचानक एक अज्ञात शख्स आकर शिव को गोली मार देता है और भाग जाता है। फिर कहानी पुलिस स्टेशन में समित की ओर शिफ्ट होती है, जहां उसे शिव के मर्डर की खबर मिलती है। समित रघु को गिरफ्तार कर थाने ले आता है, क्योंकि रघु वारदात के समय वहीं मौजूद था। थाने में समित रघु से पूछता है कि शिव का कत्ल किसने किया। डरा सहमा रघु जवाब देता है कि वह सिर्फ मास्क बेच रहा था और उसे किसी हत्यारे के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन समित को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। वह रघु को इमारत से नीचे लटकाकर धमकाता है कि अगर उसने सच नहीं बताया तो उसकी जान बचाना मुश्किल होगा। डर के मारे रघु समित को खूनी का नाम बता देता है, अमित। इसके बाद कहानी फायर स्टेशन पर लौटती है, जहां सब कुछ शांत था, क्योंकि उस दिन आग लगने की कोई शिकायत नहीं आई थी। अचानक शहर की एक बड़ी फैक्ट्री में आग लगने की खबर आती है। विट्ठल और उसकी टीम तुरंत फैक्ट्री पहुंचती है और आग बुझाने में जुट जाती है। टीम की मेहनत से आग बुझा दी जाती है और किसी की जान नहीं जाती। कुछ दिनों बाद फायर फाइटर्स राजू के स्कूल में बच्चों को आग से बचने के तरीके सिखाते हैं। जैस बच्चों से कहता है कि विट्ठल सर दिखाएंगे कि आग लगने पर किसी को कंधे पर लेकर सुरक्षित कैसे बाहर निकाला जाता है। विट्ठल एक व्यक्ति को कंधे पर उठाकर सीढ़ियों से नीचे लाते हैं, लेकिन इस दौरान उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है। इसके बावजूद वे व्यक्ति को सुरक्षित नीचे ले आते हैं और बच्चे उनकी बहादुरी पर तालियां बजाते हैं। हालांकि राजू को अभी भी पुलिस वाले ज्यादा बहादुर लगते हैं। बाद में विट्ठल डॉक्टर के पास जाते हैं, जहां डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उनके फेफड़े आग के धुएं के कारण बुरी तरह प्रभावित हो चुके हैं और उन्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन विट्ठल इस बात को गंभीरता से नहीं लेता। अगली सुबह अवनी नाम की एक फायर फाइटर फैक्ट्री में जांच के लिए जाती है। वहां वह देखती है कि फायर सेफ्टी के नियमों की बिल्कुल अनदेखी की गई थी। वह फैक्ट्री के मैनेजर पर गुस्सा करती है और रिपोर्ट्स बनाने के लिए कहती है। बाद में अवनी विट्ठल से जाकर कहती है कि शायद यह आग जानबूझकर लगाई गई थी। विट्ठल इस पर सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि हाल ही में कई जगहों पर संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगी थी। अवनी फॉरेंसिक विभाग से संपर्क करती है और कहती है कि फैक्ट्री में आग शायद जानबूझकर लगाई गई थी। इस पर फॉरेंसिक अधिकारी उससे सबूत मांगते हैं, लेकिन अवनी के पास कोई ठोस सबूत नहीं होता, जिससे वह मायूस होकर वापस लौट आती है।
रात में अवनी और जैस एक साथ बैठकर इस मामले पर चर्चा करते हैं और यहाँ कहानी एक दिलचस्प मोड़ की ओर बढ़ती है। यहाँ हमें पता चलता है कि अवनी और जैस एक दूसरे से प्यार करते हैं और जल्द ही शादी करने की योजना बना रहे हैं। इसके बाद कहानी में समित के नए घर की पार्टी का जिक्र होता है। समित अपनी तरक्की की खुशी में यह पार्टी आयोजित करता है, जहाँ विट्ठल का परिवार भी शामिल होता है। पार्टी में सभी लोग समित के नए घर की तारीफ करते हैं और रुक्मणी अपने भाई की तरक्की देखकर बहुत खुश होती है। पार्टी के दौरान राजू विट्ठल से कहता है, पापा क्या आप मेरी और माँ की एक फोटो खींच सकते हैं? विट्ठल खुशी खुशी उनकी फोटो खींचता है। तभी वहां विवेक नाम का एक पुलिस वाला आता है और विट्ठल से कहता है, दुनिया में सबसे बहादुर तो पुलिस वाले ही होते हैं। यह सुनकर विट्ठल को गुस्सा आ जाता है और वह जवाब में कहता है, तुम लोग तो बस फोटो खिंचवाने आते हो, असलियत में जान बचाने का काम हम करते हैं। इसके बाद विट्ठल गुस्से में अपने परिवार को लेकर घर के लिए निकल जाता है। रास्ते में रुक्मणी विट्ठल से कहती है, तुम्हें पार्टी में इस तरह उनकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। विट्ठल जवाब देता है, हर कोई पुलिस वालों की तारीफ करता है, लेकिन हमारे काम की कोई कदर नहीं करता, जबकि जान का सबसे बड़ा खतरा हम पर होता है। अगले दिन पुलिस कमिश्नर सभी फायर फाइटर्स को बुलाकर उनकी तारीफ करते हैं। इस दौरान विट्ठल और उसका दोस्त महादेव मजाक में कहते हैं, पुलिस वालों का काम तो बस भाषण देना है, लेकिन चलो कम से कम अब उन्हें हमारी अहमियत समझ आई। रात में विट्ठल और महादेव साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं, लेकिन इसी दौरान विट्ठल को फिर से सांस लेने में दिक्कत होती है। महादेव उसे सलाह देता है, तुम्हें डॉक्टर से अपना इलाज करवाना चाहिए। अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो हालत और खराब हो जाएगी। हम दूसरों की जान बचाने में जुटे रहते हैं, लेकिन हमारे बारे में कोई नहीं सोचता। बावजूद इसके विट्ठल महादेव की बात को नजरअंदाज कर देता है। दूसरी तरफ समित अपने ऑफिसर के साथ मिलकर अमित का पता लगा लेता है और उसे गिरफ्तार कर थाने ले आता है। थाने में समित अमित से पूछता है कि उसने शिव का मर्डर क्यों किया। अमित बताता है कि उसने गोपाल के कहने पर शिव की हत्या की थी और गोपाल फिलहाल दुबई में है। इसके बाद समित अपने ऑफिसर से कहता है कि वह गोपाल के बारे में पूरी जानकारी जुटाए। इसी बीच विट्ठल घर पर अपने बेटे राजू के साथ गेम खेल रहा होता है। तभी रुक्मणी आकर बताती है कि मुझे राजू के बैग से बंदूक की गोलियां मिली है। यह सुनकर विट्ठल को गुस्सा आ जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि गोलियां समित ने राजू को दी होंगी। विट्ठल तुरंत समित के पास जाता है और गुस्से में कहता है, अगर आज के बाद तुमने मेरे बेटे से संपर्क किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वह गोलियां वापस करते हुए वहां से निकलने वाला ही होता है कि तभी उसे खबर मिलती है कि शहर की एक ट्यूशन क्लास में आग लग गई है। विट्ठल बिना देरी किए अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचता है और आग बुझाने में जुट जाता है। इस तरह कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। विट्ठल ट्यूशन क्लास में फंसे सभी बच्चों और लोगों को एक एक करके सुरक्षित बाहर निकाल लेता है, लेकिन इस दौरान मोहन नाम का एक फायर फाइटर आग में बुरी तरह से फंस जाता है और उसके पूरे शरीर में आग लग जाती है। तुरंत ही टीम मोहन को अस्पताल लेकर जाती है। वहां डॉक्टर बताते हैं कि मोहन का शरीर काफी हद तक जल चुका है और उसकी स्थिति बेहद नाजुक है। यह सुनकर मोहन की पत्नी फूट फूट कर रोने लगती है और पूरी टीम मायूस हो जाती है। इस गमगीन माहौल में विट्ठल सबको ढांढस बनाते हुए कहता है, हमारी जिंदगी का यही सच है, दूसरों की जान बचाने की कोशिश में हमें अपनी जान भी दांव पर लगानी पड़ती है। अगले दिन अवनी विट्ठल को आग लगने की घटनाओं की विस्तृत रिपोर्ट दिखाती है। वह बताती है कि हर आगजनी वाली जगह से एक खास बॉक्स मिला है जो मैग्नीशियम वायर से जुड़ा हुआ था। विट्ठल को समझ में आ जाता है कि यह आग प्राकृतिक नहीं बल्कि किसी साजिश का नतीजा है। वह टीम को बताता है कि मैग्नीशियम वायर आग की तीव्रता और तापमान को कई गुना बढ़ा देता है, जिससे आग बुझाना बेहद मुश्किल हो जाता है। अगली सुबह विट्ठल और समित मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं। मुख्यमंत्री समित से सारी घटनाओं की रिपोर्ट मांगते हैं। तभी विट्ठल मुख्यमंत्री को बताता है, सर ये आग कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि जानबूझकर लगाई जा रही है। हमें कई सुराग मिले हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं। मुख्यमंत्री उन्हें आदेश देते हैं कि पुलिस और फायर ब्रिगेड मिलकर हर आगजनी स्थल की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करे और सुनिश्चित करे कि शहर में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। विट्ठल अपनी टीम को निर्देश देता है कि हर क्राइम सीन की गहराई से जांच की जाए और फॉरेंसिक टेस्ट अनिवार्य रूप से कराए जाएं। उधर समित अपने अधिकारियों को इन घटनाओं की जानकारी जुटाने और गोपाल की गतिविधियों पर नजर रखने का आदेश देता है। समित को शक है कि इन आगजनी की घटनाओं के पीछे गोपाल का हाथ हो सकता है।
इसी बीच विट्ठल अपने ऑफिस में काम करते हुए एक खराब एसी पर नजर डालता है। उसे शक होता है कि कहीं एसी के रसायनों को विस्फोट के साथ मिलाकर आगजनी तो नहीं की गई। वह एक छोटा सा टेस्ट करता है, जिसमें एसी के केमिकल और बारूद को मिलाकर एक विस्फोट तैयार करता है। टेस्ट के दौरान धमाका होता है और विट्ठल को यकीन हो जाता है कि अपराधी ने आग लगाने के लिए इसी तकनीक का इस्तेमाल किया है। अब पूरी टीम अपराधी का पता लगाने में जुट जाती है। रात में विट्ठल अपने परिवार को साथ एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। वहीं रुक्मणी विट्ठल को बताती है, समित भी यहाँ आ रहा है, वह तुमसे माफी मांगना चाहता है। कुछ देर बाद समित अपनी पत्नी के साथ रेस्टोरेंट में पहुंचता है। हालांकि दोनों भाई आपस में बात नहीं करते। तभी समित एक टिश्यू पेपर पर सारी लिखकर विट्ठल को देता है। यह देखकर विट्ठल मुस्कुराता है और उसे आगजनी स्थलों की रिपोर्ट दिखाता है। दोनों साथ बैठकर चर्चा करने लगते हैं। इसी पल उनकी आपसी खटास थोड़ी कम होती दिखती है और कहानी एक नया मोड़ लेती है। अगले दिन समित अपने ऑफिसर के साथ मिलकर गोपाल को एयरपोर्ट पर पकड़ लेता है। पूछताछ में समित गोपाल से कहता है, तुम जानबूझकर बिल्डिंग्स में आग लगाते हो ताकि उनकी कीमत गिर जाए और तुम उन्हें कम दाम में खरीद सको, है ना? यह सुनकर गोपाल डर के मारे अपनी गलती मान लेता है। सुबह समित मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सारी सच्चाई बताता है कि आगजनी के पीछे गोपाल का हाथ था और अब वह पुलिस की कस्टडी में है। यह सुनकर मुख्यमंत्री समित की जमकर तारीफ करते हैं। हालांकि उसी समय विट्ठल सीएम से कहता है, सर मुझे नहीं लगता कि ये आगजनी गोपाल ने की है, क्योंकि वह कई दिनों से दुबई में था। मुख्यमंत्री विट्ठल से सबूत मांगते हैं, लेकिन कोई ठोस सबूत न होने की वजह से विट्ठल कुछ नहीं कह पाता। दूसरी ओर मीडिया में समित की तस्वीरें छा जाती हैं, जिससे उसे हीरो के रूप में दिखाया जाता है। रात को फायर फाइटर्स अवनी के लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी आयोजित करते हैं। विट्ठल अपने परिवार के साथ पार्टी में शामिल होता है और सभी लोग खुशियों से पार्टी का आनंद ले रहे होते हैं। लेकिन तभी शहर की एक बिल्डिंग में भीषण आग लगने की खबर आती है। सभी फायर फाइटर्स तुरंत घटनास्थल की ओर रवाना हो जाते हैं। विट्ठल अपने साथियों के साथ बिल्डिंग के अंदर फंसे लोगों को बचाने की कोशिश करता है। ऊपरी मंजिल पर पहुंचते ही धुएं की वजह से विट्ठल को सांस लेने में दिक्कत होती है और वह बेहोश होकर गिर पड़ता है। दूसरी ओर जैस बचाव कार्य में जुड़ा होता है। तभी वह बिल्डिंग के अंदर एक संदिग्ध आदमी को देखता है, जिसके हाथ में वही बॉक्स होता है जो हर घटनास्थल पर मिला था। जैस उस आदमी का पीछा करता है, लेकिन वह भाग निकलता है। कुछ फायर फाइटर्स विट्ठल को बेहोशी की हालत में बिल्डिंग से बाहर निकालते हैं। तभी अचानक बिल्डिंग में जोरदार धमाका होता है। इस धमाके में जैस आग की चपेट में आ जाता है। पूरी टीम उसे अस्पताल लेकर जाती है, लेकिन रास्ते में ही जैस दम तोड़ देता है। जैस की मौत से अवनी बुरी तरह टूट जाती है और खुद को संभाल नहीं पाती। अगले दिन सभी फायर फाइटर जैस को श्रद्धांजलि देते हैं। समित भी वहां पहुंचता है। दुख और गुस्से से भरा विट्ठल समित से कहता है, जैस की मौत के जिम्मेदार तुम लोग हो। अगर पुलिस अपना काम ईमानदारी से करती तो आज जैस जिंदा होता। बाद में विट्ठल अपने करीबी दोस्त महादेव से कहता है, जैस मेरा छोटा भाई जैसा था, मैं उस खूनी को कभी माफ नहीं करूंगा। इस बीच अवनी जांच करते हुए घटनास्थल पर मिले फुटप्रिंट्स का विश्लेषण करती है। वही फायर स्टेशन के हेड विट्ठल को कहते हैं तुम्हारी सेहत इस जॉब के लिए सही नहीं है, बेहतर होगा कि तुम इस्तीफा दे दो। विट्ठल यह सुनकर मना कर देता है। हेड उसे चेतावनी देते हैं, अगर 3 महीने के अंदर तुमने अपनी फिटनेस साबित नहीं की तो तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी। रात को विट्ठल और महादेव अकेले बैठकर बातें करते हैं। विट्ठल कहता है, हमने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की जान बचाने में लगा दी, लेकिन आज मुझे अनफिट कहकर नौकरी से निकालने की बात हो रही है। यह हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा अपमान है। महादेव की मानसिक स्थिति धीरे धीरे उस कड़वाहट में डूब चुकी थी, जो उसे अपने पिता और भाई की दर्दनाक मौत के बाद से सताती आ रही थी। वह इस सिस्टम और पुलिस वालों से अपनी नफरत को अपने तरीके से सही ठहराता था। दूसरी ओर विट्ठल को जब अवनी से यह पता चलता है कि घटना स्थल पर मिले सबूत महादेव की ओर इशारा कर रहे हैं, तो वह भीतर तक हिल जाता है। अवनी बताती है, महादेव की ड्यूटी उस दिन कहीं और थी, लेकिन उसके पैरों के निशान बिल्डिंग में मिले थे। और गौर करने वाली बात यह है कि जब भी महादेव की फैमिली की तस्वीर अखबार में आती है, उसी दिन कोई बड़ा धमाका होता है कि महादेव ही इन घटनाओं के पीछे है। वह तुरंत महादेव के घर जाता है, लेकिन वहां कोई नहीं मिलता।
तभी उसे पता चलता है कि आज रात पुलिस और पॉलिटिशियन के लिए एक बड़ा फंक्शन आयोजित किया गया है। फंक्शन स्थल पर महादेव हर कोने में बारूद से भरे बॉक्स लगाता है, लेकिन तभी राजू, जो वहां घूम रहा था, महादेव को यह काम करते हुए देख लेता है। राजू उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन महादेव उसे पकड़कर बांध देता है ताकि वह किसी को कुछ बता न सके। अब फंक्शन अपने शिखर पर पहुंच चुका है। बड़े बड़े पॉलिटिशियन और पुलिस अधिकारी मंच पर मौजूद थे। समित को उसकी बहादुरी के लिए मेडल देने की घोषणा हो रही थी। महादेव की योजना थी कि इस बड़े मौके पर एक भयानक धमाका कर सभी को खत्म कर दिया जाए। लेकिन विट्ठल अपनी पूरी ताकत के साथ फंक्शन स्थल पर पहुंचता है। वह अपने अनुभव और समझदारी का इस्तेमाल करते हुए महादेव की हरकतों को रोकने की कोशिश करता है। उसे फंक्शन स्थल पर लगे बारूद के बॉक्स का पता लगाना और उन्हें निष्क्रिय करना था, लेकिन समय बहुत कम था। फिर अचानक महादेव और विट्ठल आमने सामने होते हैं। महादेव, जो अब अपने लक्ष्य को सही ठहराने के लिए पूरी तरह से बेताब था, विट्ठल से कहता है, मैं यह सब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह सिस्टम कभी हमारे परिवार को न्याय नहीं दे सका। मेरी जिंदगी में अब खोने को कुछ नहीं बचा। विट्ठल जवाब देता है, महादेव, तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन दूसरों की जान लेने से तुम्हारे परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें सच में कुछ बदलना है तो इस नफरत को खत्म करो और अपने गुस्से को सही दिशा में लगाओ। महादेव का गुस्सा और विट्ठल की इंसानियत अब आमने सामने थी। फंक्शन स्थल पर समय के साथ एक जबरदस्त टकराव का आगाज हो चुका था। महादेव के लिए आज का दिन उसके बदले की आखिरी रात थी। उसकी नफरत और गुस्से ने उसे उस मुकाम पर ला खड़ा किया था जहां वह खुद को और दूसरों को खत्म करने पर आमादा था। विट्ठल ने उसे समझाने की पूरी कोशिश की। कॉल पर उसने महादेव से कहा, जो तुम कर रहे हो वह सही नहीं है। बदले की आग में सब कुछ जलाने से तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। महादेव ने गुस्से में जवाब दिया, मेरे परिवार को न्याय नहीं मिला और मैं इन लोगों को सजा दिए बिना नहीं रह सकता। इसके बाद महादेव ने राजू को एक कमरे में बंद कर दिया और फंक्शन में एक बड़ा धमाका कर दिया। चारों ओर आग फैल गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। समित ने तुरंत सभी को फंक्शन हॉल से बाहर निकालने की कोशिश शुरू कर दी। विट्ठल भी अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता अपने बेटे राजू को बचाने की थी। राजू को बचाने की जद्दोजहद, विट्ठल अंदर जाकर राजू को खोजने की कोशिश करता है। वहीं समित भी आग की लपटों के बीच राजू को ढूंढने निकलता है। किसी तरह राजू कमरे से बाहर निकलने में कामयाब होता है, लेकिन आग में फंस जाता है। ठीक उसी वक्त विट्ठल सही समय पर पहुंचकर अपने बेटे को बचा लेता है। महादेव का अंतिम फैसला, विट्ठल राजू को सुरक्षित बाहर भेजकर वापस अंदर जाता है, जहां समित और महादेव का सामना होता है। समित महादेव को आत्मसमर्पण करने के लिए कहता है, लेकिन महादेव ने अपने शरीर पर बम बांध रखा था। विट्ठल भी वहां पहुंचकर उसे समझाने की कोशिश करता है, तुम्हारे परिवार के साथ जो हुआ उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन इस तरह निर्दोषों की जान लेना सही नहीं है। चलो हम मिलकर सब ठीक करेंगे। महादेव के चेहरे पर गुस्से और दुख का जो मिला जुला भाव था, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, बम में विस्फोट हो गया। धमाके में महादेव की मौत हो गई और विट्ठल व समित गंभीर रूप से दोनों घायल हो गए। अंतिम सलामी फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस ने विट्ठल और समित को मलबे से बाहर निकाला। दोनों की जान बच गई और यह देखकर सभी ने राहत की सांस ली। राजू, जो अब तक अपने पिता को साधारण इंसान समझता था, आज उसे असली हीरो मानने लगा। फंक्शन के बाद मीडिया के सामने समित ने कहा, आज विट्ठल ने पुलिस से भी बढ़कर लोगों की मदद की है। वह असली हीरो है और हमें उसकी बहादुरी को सलाम करना चाहिए। फायर फाइटर विट्ठल को उसकी सेवा और साहस के लिए सभी ने सम्मान दिया। फिल्म यहीं खत्म होती है दोस्तों, लेकिन अपने पीछे एक ऐसा संदेश छोड़ती है जो समाज के हर व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर दे। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप किसी और मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में जरूर लिखें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल आइकन बिल्कुल दबा लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट मजेदार की वीडियो एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए दोस्तों, अलविदा।